कृष्णपुर गांव में मगन और पलटू नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनमें अच्छी मित्रता थी। मगन को सभी गांव वाले मग्गू कहकर बुलाते थे। वह बहुत ही दयालु और दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति था। लेकिन पलटू उतना ही लालची और कठोर दिल का व्यक्ति था। मगन भाई, तुम अपनी कमाई तो दूसरों की भलाई में खर्च कर देते हो, इसी कारण तुम एक ना एक दिन भिखारी बन जाओगे। अरे पलटू भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुमने बड़े बुजुर्ग से वह कहावत नहीं सुनी, कर भला तो हो भला? ऐसी कहावतें तो सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती है। अरे भाई, जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया और किसी का बुरा नहीं सोचा तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? यह तो सभी गांव के लोग जानते हैं कि तुम्हारे खेतों में सबसे अच्छी फसल होती है, लेकिन तुम तो आधे से ज्यादा बेचकर गांव वालों की देखरेख और भलाई में लगा देते हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन तुम्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त, तुम चिंता मत करो। तुम तो मेरा बात मानोगी नहीं, तुम्हें समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पलटू को मगन की यह दरिया दिली बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि इसी के कारण सारे गांव वाले मगन को बहुत पसंद करते थे। वह अपने मन में बड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। सारे गांव में सबसे अच्छी फसल इसकी ही होती है और यह दूसरों की भलाई का ढंढोरा भी खूब पीटता है। तभी सारे के सारे गांव वाले इसके लिए दुआ और इसे सलाम करते हैं। लेकिन मुझे पूछते ही नहीं। ठीक है, अब मैं इसे बताता हूँ मैं हूँ कौन। वह बड़बड़ाते हुए ही अपने घर जा पहुँचा। उसकी पत्नी ने जब उसे यूं देखा तो वह उससे पूछने लगी, क्या हुआ जी, यह क्या आप बड़बड़ा रहे हो और आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, यह सब मेरे मित्र मगन की वजह से है। मैं कुछ समझ नहीं पाई, आप ठीक ठीक बताइए। तुम तो जानती ही हो कि मगन की फसल पूरे गांव में सबसे लेकिन वह अपना भलाई का ढंढोरा पीटते हुए फसल से कमाए हुए पैसों को सारे गांव वालों के ऊपर लुटा देता है। लेकिन इससे आपको क्या दिक्कत है? इसकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से सभी गांव वाले इसके आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते हैं, लेकिन मुझे कोई भाव भी नहीं देता है। काश ऐसा हो जाता कि इसकी उपजाऊ जमीन इससे छिन जाए, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। इसके लिए तो आपको कोई न कोई तरकीब लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या तरकीब लगाऊं इसके लिए? वो जमींदार बल्लू सेठ भी तो तुम्हारा मित्र ही है ना, क्यों ना तुम अपने मित्र मगन को उस जमींदार से उधार लेने के लिए उकसा हो। तुम होश में तो हो ना, मगन के पास उसकी इतनी उपजाऊ जमीन है और धन भी ढेर सारा है, तो वह जमींदार से उधार क्यों मांगने जाएगा? यही तो मैं आपको बताऊंगी ना। धन्नो अपने मन में चल रहे योजना को पलटू को बताती है। यह सुनकर पलटू बहुत खुश हो जाता है। सचमुच धन्नो, तेरे दिमाग की तो दात देना पड़ेगा। तूने क्या तरकीब निकाली है? धन्नो की बात मानकर पलटू सरपंच बल्लू सेठ के पास जा पहुंचता है। राम राम बल्लू सेठ, और बताओ कैसे हो मित्र? राम राम पलटू भाई, मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। मैं भी ठीक ही हूँ, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारी हालत जरूर खराब होने वाली है। ऐसा क्या हो गया है जो मेरी हालत खराब हो जाएगी? देखो भाई, गांव में तो सबसे ज्यादा जमीन तुम्हारे पास है, लेकिन फसल सबसे ज्यादा मेरे मित्र मगन के खेतों में उगती है। तुम उसकी उपजाऊ जमीन अपने नाम क्यों नहीं करवा लेते? अरे भाई, किसी की जमीन अपने नाम ऐसे थोड़ी ना हो जाती है। उसके लिए बहुत सारा षड्यंत्र रचना पड़ता है, और वह तो तुम्हारा परम मित्र है ना। फिर मैं उसकी जमीन पर अपना कब्जा कैसे कर लूं? क्योंकि मुझे उसका भलाई का ढंढोरा गांव में पीटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम उसकी उपजाऊ जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। मैं तो बहुत दिनों से उसकी जमीन पर कब्जा करने का सोच रहा हूँ। तुम जल्दी से अपनी तरकीब बताओ। तुम अपने किसी खास नौकर को, जिसे मगन ने कभी ना देखा हो, उसे उसके घर बहुत ज्यादा पैसे उधार मांगने के लिए भेज दो। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह किसी जरूरतमंद आदमी की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा, और मैं उसे तुमसे पैसे उधार लेने पर मजबूर कर दूंगा। पलटू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। मगन के पास बहुत धन है, वह भला मुझसे कर्ज क्यों लेगा? तुम किसी बेचारे दिखने वाले गरीब नौकर को उससे अधिक धन मांगने के लिए कहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं कल मगन के घर पर ही रहूंगा। अगली सुबह पलटू मगन के घर जा पहुंचता है।
थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी भी मगन के घर जा पहुंचा और रोते हुए कहने लगा, बेटा मेरी मदद करो, मैं असहाय हूँ। कहिए बाबा जी, क्या समस्या है? आपको मैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं क्या बताऊं बेटा, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है और लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। अगर मैं उन्हें दहेज नहीं दूंगा तो वह बारात नहीं लाएंगे। मैं मुसीबत ही में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो बेटा। अरे बाबा, आपको इतनी परेशानी है तो आप महाराज के पास अपनी अर्जी लेकर क्यों नहीं जाते? मैं महाराज के पास गया था बेटा, लेकिन महाराज हम जैसे छोटे लोगों की बातें कहाँ सुनते हैं। हमें तो बस तुम्हारे जैसे भले आदमी का ही भरोसा है। चलिए ठीक है बाबा, आप मुझे बताइए आपको कितने धन की आवश्यकता है? अगर तुम मुझे 50,000 दे दो तो मैं इतने में ही अपना काम चला लूंगा। इतनी ज्यादा पैसा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरा तो अभी फसल भी नहीं हुआ है। मैं इतने पैसों की व्यवस्था कैसे करूँ? अरे मित्र मगन, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अपने गांव के जमींदार मेरे अच्छे मित्र हैं, तुम उनसे जाकर कर्ज ले लो और जब तुम्हारी फसल हो जाएगी तो उन्हें पैसे लौटा देना। लेकिन यह बहुत बड़ी रकम है, मैं इसे कैसे लौटाऊंगा? तुम धीरे धीरे करके किश्तों में उस रकम को लौटा देना। हाँ, यह तुम ठीक बोल रहे हो। बाबा आप यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में पैसे लेकर आता हूँ। मगन कर्ज लेने के लिए जमींदार के घर जा पहुंचा। जब जमींदार ने मगन को अपने घर पर देखा तो वह मन ही मन बहुत खुश होता है और कहने लगा, अरे मगन भाई, कहो आज मेरे घर कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मुझे आपसे थोड़ा कर्ज चाहिए था। तुम्हें कितना कर्ज चाहिए? मुझे 50,000 रुपए चाहिए। देखो मगन, मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ 2 महीने का ही समय दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी पूरी रकम चाहिए। जमींदार जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, जैसे ही मैं अपने फसल को बेचूंगा वैसे ही मैं आपको पूरी रकम लौटा दूंगा। जमींदार ने मगन को 50,000 रुपए की थैली दे दिया। मगन वह रुपए अपने घर ले आया और सारा रकम उस बूढ़े को दे दिया। रुपए लेकर बूढ़ा वापस से जमींदार के पास आ गया। यह लीजिए जमींदार जी, आपकी रकम घूम फिर कर आपके पास ही आ गई। पलटू ने तो बहुत ही बढ़िया तरकीब बताया था। मेरी रकम भी मेरे पास आ गई और मगन भी मेरा कर्जदार बन गया। धीरे धीरे 2 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। मगन की फसल कटी और वह अपनी फसल को बाजार में बेच देता है और जमींदार की रकम 50,000 रुपए लेकर उसके घर जा पहुंचा। यह लीजिए जमींदार जी, मैंने आपसे जितनी रकम उधार लिया था वो मैं वापस करने आया हूँ। अरे मगन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जो रकम मुझे दे रहे हो वह तो सिर्फ असल है, इसका ब्याज भी बनता है। क्या? लेकिन जमींदार जी, मेरे और आपके बीच तो कोई ब्याज की बात हुई ही नहीं थी, सिर्फ 2 महीने में असल रकम लौटाने की ही बात हुई थी। तो क्या मैंने सभी को मुफ्त में ही कर्ज देने का ठेका ले रखा है? मुझे तो मेरे रकम ब्याज सहित वापस चाहिए। अच्छा ठीक है, तो बताइए मुझे आपका कितना ब्याज बनता है? मैं सभी लोगों से कर्ज के 4 गुना ब्याज लेता हूँ, तुमसे भी मैं उतना ही लूंगा। 4 गुना ब्याज? यह तो अन्याय है जमींदार जी, इतना ब्याज तो मैं अपने खेत को बेचकर भी नहीं चुका पाऊंगा। तुम यह बात अच्छे से समझ लो मगन, तुम्हारे खेत अब मेरे होंगे जब तक तुम सूद समेत मेरा कर्ज मुझे वापस नहीं कर देते। चलो अब जाओ यहाँ से। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है जमींदार जी, मैं इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। अगले दिन मगन अपने राज्य के राजा धर्म सिंह के पास पहुंचा और महाराज को सारी बात बताते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुई है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मगन अपने साथ हुए घटना के बारे में महाराज को बताता है। तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे मित्र पलटू और जमींदार को भी महल में बुलाऊंगा। जी महाराज, आप बुला लीजिए महाराज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सैनिकों, तुरंत जाओ और मगन के मित्र पलटू और उस गांव के जमींदार को तुरंत महल में बुलाकर लाओ। महाराज के आदेश का पालन करते हुए सैनिक तुरंत मगन के गांव जा पहुंचे और दोनों को लेकर वापस महल आ गया। जमींदार जी, आपके बारे में मगन ने बताया है कि आपने अपने ही मर्जी से भारी ब्याज लगाकर मगन के खेतों को हड़प लिया है। महाराज, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। असल में मैंने ब्याज की बात करने के बाद ही मगन को पैसे रकम दिए थे। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मगन के मित्र पलटू से ही पूछ लीजिए। कहो पलटू, क्या जमींदार जी सही बोल रहे हैं? जी महाराज, जमींदार जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो पलटू?
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे इन झूठे दिखाओं से परेशान हो चुका हूँ। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है पलटू? महाराज, यह सारे गांव वालों के सामने भला बनाने का ढोंग करता है। ये अपने खेतों में हो रही फसल का आधा हिस्सा गांव वालों में बांट देता है, ताकि सारे गांव वाले आपको नहीं, इसे राजा समझे। यह बहुत धूर्त व्यक्ति है महाराज। यह सरासर झूठ बोल रहा है महाराज, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो क्या यह भी झूठ है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा गांव वालों में दान कर देते हो? नहीं महाराज, यह बात बिल्कुल सही है कि मैं गरीबों की मदद करने में अपना कमाया हुआ आधा पैसा लगा देता हूँ। तो क्या तुम अपने आप को राजा समझने लगे हो? लोगों की मदद करने का काम मेरा है, ना कि तुम्हारा। मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी रकम इस तरह गांव वालों में लुटाने के बजाय खुद के काम में प्रयोग करते तो तुम जमींदार के कर्ज को सूद समेत लौटा देते। महाराज, मैं जानता हूँ कि मगन के पास अब कुछ नहीं है, लेकिन यह मेरे गांव का है, इसीलिए मैं इसकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। मैं अपना थोड़ा सा जमीन मगन को खेती करने के लिए दे सकता हूँ। तुम्हें अपनी मर्जी से जो भी देना है इसे दे सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। कहीं तुम उस जमीन के बारे में तो नहीं बात कर रहे हो जो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है? हाँ, तुमने सही पहचाना। आखिर खेत तो खेत ही होता है, भले ही वह क्यों ना वह बंजर ही हो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। आज से मगन का खेत जमींदार का हुआ, और जमींदार जी जो खेत मगन को देना चाहते हैं वो मगन का हुआ। यह मेरा फैसला है। मगन दुखी मन से अपने घर लौट आता है। वह बहुत दुखी था, लेकिन जमींदार और पलटू बहुत खुश थे। जब मगन अपने घर निराश मन से लौटा तो उसे देखकर उसकी पत्नी राधिका ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि सभी बड़े लोग एक जैसे ही होते हैं। यह भलाई का जमाना नहीं है, कोई भला करने वालों की नहीं सुनता है। मुझे अभी भी ऊपर वाले पर भरोसा है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। वो सब तो चलिए ठीक है, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमारी उपजाऊ जमीन तो उस जमींदार ने हड़प लिया। भाग्यवान, मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं है। वह जमींदार तो था ही लालची। अगर मुझे कोई शिकायत है तो अपने दोस्त पलटू से है। मैं उसे कभी अच्छे से समझ ही नहीं पाया कि मेरा दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी इन सब बातों को छोड़ दो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगले ही दिन मगन जमींदार की दी हुई बंजर जमीन पर जा पहुंचा। वह अपना काम शुरू करने वाला ही था कि उसने देखा कि दो सैनिक झाड़ी में छुपे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। वह छुपकर उनकी बातों को सुनने लगा। तुमने अपना योजना ठीक प्रकार से बना तो ली है ना? कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम महल में ही पकड़े जाएं। अरे भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। राजा का मंत्री हमसे मिला हुआ है। हम रात्रि में ही राजा को मौत की नींद सुला देंगे और फिर भाग जाएंगे और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो यह सैनिक महाराज को जान से मारने की योजना बना रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द यह बात महल में बतानी होगी। मगन दौड़ते दौड़ते राजा के महल के बाहर जा पहुंच और अंदर जाने ही वाला था कि उसे राजकुमार अशोक ने बाहर रोक लिया। अरे, तुम इतना जल्दबाजी में किससे मिलने जा रहे हो? राजकुमार जी, मुझे एक गुप्त बात पता चला है। वह गुप्त बात क्या है? मुझे भी बताओ जरा। राजकुमार जी, आपके राजमहल में ही महाराज को जान से मारने की षड्यंत्र रची जा रही है। मैंने अभी अभी झाड़ियों में छिपे हुए दो सैनिकों को ऐसी बात करते हुए सुना है। क्या तुम सही कह रहे हो? जी राजकुमार जी, मैंने यह बात अपने कानों से सुनी है। तो तुम अभी मेरे साथ पिताश्री के पास चलो और उन्हें सब बात बताओ। नहीं नहीं राजकुमार जी, यह बात आप स्वयं जाकर महाराज को बताइए। अरे भाई, तुम कैसे आदमी हो? क्या तुम महाराज से इनाम नहीं पाना चाहते? मुझे इनाम की कोई लालसा नहीं है राजकुमार जी। सारी बात राजकुमार को बताकर मगन वापस अपने खेत को लौट आया और बंजर भूमि पर मेहनत करने लगा। उसने उस बंजर खेत को उपजाऊ बनाने के लिए खूब मेहनत किया। एक दिन जब वह हल चला रहा था तो उसका हल किसी ठोस वस्तु से टकराया। जब मगन ने उस जगह को खोदा तो उसने देखा कि वहाँ एक बक्सा गड़ा हुआ है। जब उसने उस बक्से को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह क्या? इस बक्से में तो सोना चांदी हीरे मोती सब हैं। अब मैं क्या करूं? अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं इसे अपने साथ घर ले जाता हूं।
यह सोचकर मगन उस बक्से को अपने घर लेकर आ गया। उसकी पत्नी ढेर सारा धन देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आपने सही कहा था जी, कर भला तो ओ भला। हमारी उपजाऊ जमीन तो जमींदार ने हड़प लिया था, लेकिन अब हम दोनों उस जैसी बहुत सी जमीन खरीद सकते हैं। पलटू ने मगन को वह बक्सा अपने घर लाते हुए देखा था, इसलिए वह मगन का पीछा करते उसके घर आ गया। बाहर खड़ा होकर खिड़की से पलटू मगन और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन लेता है। क्या मगन को उस बंजर जमीन में से सोने चांदी से भरा बक्सा मिला है? अब तो यह बहुत धनवान हो जाएगा। मुझे यह बात जल्द से जल्द जमींदार को बताना पड़ेगा। उसी वक्त पलटू जमींदार के घर जा पहुंचा और जमींदार से कहने लगा, अरे जमींदार भाई, तुमने जो बड़ी बड़ी बातें करके वह बंजर जमीन मगन को दे दी थी, उसी बंजर जमीन में से उसे सोने चांदी से भरा बक्सा मिला है, जिस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। क्या बात कर रहे हो पलटू? अगर तुम्हारा बात सच है तो मैं वह संदूक मगन से वापस ले लूंगा। थोड़ी ही देर बाद जमींदार और पलटू मगन के घर जा पहुंचे और उसे धमकाते हुए कहने लगे, तुम मुझे उस सोने से भरा बक्सा दे दो मगन, जो मेरे बंजर खेत से निकाला है। बकवास मत करो जमींदार जी, आपने उस जमीन को महाराज के सामने खुद ही मुझे सौंप दी थी। अब उस जमीन पर आपका कोई भी हक नहीं बनता है। उसमें से सोना निकले चाहे मिट्टी, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। जमींदार को जब कुछ नहीं समझ में आता है तो वह पलटू को लेकर महाराज के पास जा पहुंचता है और कहने लगता है, महाराज की जय हो। महाराज, आप मेरी सहायता कीजिए। अब तुम्हारे ऊपर क्या समस्या आ गई जमींदार जी? महाराज, जो मगन ने अपनी उपजाऊ जमीन मेरे नाम पर कर दी थी, उसमें से एक सोने चांदी से भरा एक संदूक निकला है, जिसे मगन ने अपने पास रख लिया है। महाराज, आप कृपया करके मेरी संपत्ति मुझे वापस करवा दीजिए। सैनिकों, मगन को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। सैनिक मगन को तुरंत ही दरबार में हाजिर कर दिए। महाराज, जमींदार जी झूठ बोल रहे हैं। संदूक इनके बंजर जमीन से निकला है, जो इन्होंने मेरे नाम पर कर दिया था। महाराज, मगन सरासर झूठ बोल रहा है। यह मेरे बचपन का दोस्त है और मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि यह लोगों की भलाई कैसे करता था, क्योंकि यह किसान के साथ साथ एक चोर व्यक्ति भी है। सभा में बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर राजकुमार आ पहुँचे और मगन को देखकर महाराज से कहे, पिताश्री, यह तो वही व्यक्ति है जिनके वजह से आपकी जान बची थी। तुम कहना क्या चाहते हो राजकुमार? ठीक ठीक बताओ। पिताश्री, कल दूसरे राज्य के गुप्तचर पकड़े गए हैं जो आपको जान से मारने वाले थे। यह सूचना इसी व्यक्ति ने मुझे दी थी और वह धोखेबाज व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारा मंत्री ही था। यह सूचना भी मुझे इसी व्यक्ति ने दी थी। तो इतनी बड़ी सूचना इसने मुझको क्यों नहीं दिया? मैंने इससे यह बात कही थी कि तुम स्वयं जाकर महाराज को यह बात बताओ, वह तुम्हें इनाम देंगे, लेकिन इसने मना कर दिया। तुम मुझे बताओ मगन, जब तुम्हें इतनी जरूरी सूचना मिली थी तो तुमने मुझसे स्वयं आकर क्यों नहीं कहा? इसके बदले तुम्हें ढेर सारा धन भी मिलता। महाराज, मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से सिखाई थी, कर भला तो हो भला, आपकी जान बचाना तो मेरा कर्तव्य है। इस व्यक्ति की सच्चाई मुझे अभी जाकर पता चला है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है। तुम दोनों अपनी सच्चाई अच्छे तरीके से बता दो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। जमींदार और पलटू बहुत डर गए। उन्होंने सच्चाई बताने में ही अपनी भलाई समझी। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने झूठ बोला था। मगन ठीक ही कह रहा है। सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। महाराज, मेरी आपसे छोटी सी विनती है कि इन दोनों को छोड़ दीजिए। अरे कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुम इन्हें बचाना चाहते हो। महाराज, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि कर भला तो हो भला। इन दोनों ने मेरे साथ बुरा करना चाहा तो उनके साथ बुरा हुआ, और मैंने हमेशा सबका भला चाहा तो मेरे साथ भला हुआ। हाँ मगन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को ऐसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर इन्हें दंड नहीं दिया गया तो यह फिर से किसी न किसी के साथ बुरा करेंगे। मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हारा उपजाऊ जमीन तुम्हें लौटा दिया जाएगा। साथ ही मैं यह भी आदेश देता हूँ कि जमींदार और पलटू को 2-2 साल के लिए गांव निकाला दे दिया जाए। इस गांव में तो हर जगह अकाल पड़ गया है। लगता नहीं कि
अब इस गांव में ज़्यादा दिन रुकना ठीक होगा। काम धंधे के लिए गांव से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। चंदू काम की तलाश में दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वह बरगदही गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह उस गांव के एक अमीर व्यक्ति धनी सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं चंदू दूर के गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति छाई हुई है। लोगों के खेत सूख चुके हैं। गांव में एक बूंद पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। अगर मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाता तो आपकी बहुत कृपा होगी सेठ जी। अरे भाई, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे एक काम तो मेरे पास है, पर मुझे लगता नहीं कि तुम वो काम कर पाओगे। सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करूँगा। अच्छा ठीक है चंदू, तो ध्यान से सुन लो। मेरे पास 60 गाय हैं। तुम्हें हर रोज उन गायों का सेवा करना और गोबर निकालना होगा, और रोज सुबह शाम उन्हें हरा चारा और पानी देना होगा। महीने के आखिरी दिन में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना और कपड़ा भी हमारी तरफ से फ्री दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम करने के लिए तैयार हो? अरे बाप रे बाप, 60 गायों को संभालना कोई आसान काम नहीं है, पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना पीना मुफ्त में दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, पर आपसे मेरी एक विनती है। हाँ बोलो चंदू, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ आपके गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ। मेरे रहने का कोई आश्रय नहीं है। धनी सेठ थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और चंदू को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है चंदू, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। तब से चंदू गौशाला में रहकर गायों की देखभाल करने लगता है। वह हर रोज जल्दी उठकर गायों का गोबर फेंकता, उन्हें हरा चारा डालता और समय समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज चंदू अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी पूर्वक करता था। धनी सेठ को भी चंदू का काम बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, क्योंकि वह गौशाला को हमेशा साफ सुथरा रखता था। एक दिन धनी सेठ चंदू को बुलाकर उससे कहता है, चंदू, तुम्हारा काम तो मुझे बहुत पसंद आया है। तुम गायों का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ चुका है और गायों से पहले से ज्यादा दूध का उत्पादन हो रहा है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी तनख्वाह पूरे 400 कर रहा हूँ। आपका तहे दिल से धन्यवाद सेठ जी। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। चंदू धनी सेठ के यहाँ बहुत लगन और ईमानदारी के साथ काम करता है। धीरे धीरे चंदू के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है, जिससे वह अपने रहने के लिए एक छोटा सा मकान बनवा लेता है। हर दिन उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की बदबू भी नहीं जा रही है। आखिरकार अब मुझे अपने घर में चैन से सोने के लिए तो मिलेगा। तब से चंदू धनी सेठ के गौशाला में काम करता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर की तरफ सोने के लिए चला जाता। साल ऐसे ही बीतते जाते हैं। चंदू की मेहनत से उसके पास अच्छा खासा रुपया इकट्ठा हो जाता है। एक दिन चंदू धनी सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की बातें बहुत सुनाई दे रही हैं और मैं कुछ अपने पास पैसे भी जमा करके रखा हूँ, जो मैं अपने घर में बचा कर रखा हूँ, पर मेरे पैसे कहीं चोरी ना हो जाए। मुझे इसका बहुत चिंता हो रहा है। आपको तो सब पता है कि मैं दिन भर आपके ही गौशाला में काम करता हूँ और सिर्फ रात होने पर ही मैं अपने घर सोने के लिए जाता हूँ। इसीलिए मुझे रोज़ उन पैसों की बहुत चिंता हो रही है। हाँ चंदू, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आए दिन गांव में चोरी के नए नए खबरें आ रही हैं और दिन भर तो तुम्हारा मकान खाली ही रहता होगा, तो चोरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद धनी सेठ चंदू से कहता है, देखो चंदू, ऐसे समय में तो गांव में सिर्फ एक ही जगह है जहां तुम्हारे रुपए बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और वो है जमींदार का घर। क्या सेठ जी, जमींदार का घर? हाँ चंदू, इस गांव के जमींदार बहुत नेकदिल और दयालु इंसान हैं। ऐसा मैंने गांव के लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत से पहरेदार पहरेदारी भी देते हैं, तो चोरी होने की संभावना न के बराबर है। तुम अपने पैसे उनके पास बेझिझक रख सकते हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या सेठ जी? ठीक है,
फिर कल ही मैं जमींदार जी के घर जाकर उनसे बात करता हूँ और उनके पास अपने पैसे जमा कर देता हूँ। अगले दिन चंदू जमींदार जी के घर अपने पैसे जमा करने के लिए जाता है। अरे तुम रुको, कहाँ अंदर चले जा रहे हो? वहीं पर रुक जाओ। जी मुझे जमींदार जी से मिलना था, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम है। क्या काम है तुम्हारा उनसे, मुझे बताओ। जी मुझे कुछ पैसे उनके पास रखवाने थे, उनके पास मैं यही काम के लिए आया था। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं चंदू मैं धनी सेठ के यहाँ पर काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से इस गांव में आया था। अच्छा चंदू बोलो, तुम किस काम के लिए आए हो यहाँ? जमींदार जी, मैं कई सालों से धनी सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जुटा लिए हैं, लेकिन बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई मेरा पैसा चुरा ले। अच्छा, कितने रुपए जमा करके रखे हो तुम? जमींदार जी, यही कोई 4 से 5 हजार रुपए होंगे मेरे पास। अरे वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के चर्चे लोगों से सुना है, इसलिए मैं अपना पैसा आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ चंदू, तुमने लोगों से बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे रुपए मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब बेफिक्र रहो, मैं सब देख लूंगा। चंदू अपना पैसा जमींदार को दे देता है। ये पूरे के पूरे 4700 हैं, आप अच्छे से गिन लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है चंदू, तुम तो धनी सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोर उचक्कों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे अब सुरक्षित हाथों में हैं। अरे चंदू, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मेरे पर भरोसा करके मेरे पास अपने रकम रखने के लिए आए। चंदू अपना रकम जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ चंदू, तेरे पैसे तो मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही चंदू अपने काम लगन ईमानदारी से धनी सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल हो जाते हैं। एक दिन चंदू अपने घर पर बैठे हुए सोचता है, अब तो कई साल हो गए धनी सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि खुद की ज़मीन खरीदकर उस पर काम करूँ, तभी मैं एक बड़ा आदमी बन पाऊंगा। अब मुझे इतना दूर व्यापार के सिलसिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो आप जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे प्रति इतनी ईमानदारी दिखाई। हाँ, पर अगली बार काम आने पर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर धनी सेठ और उसका नौकर जमींदार के घर से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। दा तेरी की, यह क्या हो गया? यह 1 लाख तो चले गए, और जो चंदू के 4700 हड़प लिए थे वह भी हाथ से छटक गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप मेरी मदद ना करते तो मेरी सारी जमा पूंजी वह जमींदार हड़प लेता। कोई बात नहीं चंदू, जो व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता है, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी मंगल नहीं होने देता है। एक बार की बात है, सीतापुर नाम के गांव में रामपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामपाल बहुत मेहनती आदमी था, परंतु उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। पहले रामपाल खेती का काम करता था। उसे लगा था कि उस बार जो खेती से फसल होगी उसे बेचकर उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी, परंतु गांव में सूखा पड़ने के कारण उसकी पूरी फसल खराब हो गई। अब जब सूखे के कारण उसकी फसल खराब हो चुकी थी तो उसने जंगल से लकड़ियां काटकर लकड़ियां बेचनी शुरू की थी। हर दिन की तरह एक दिन वह जंगल लकड़ियां काटने जाने वाला था, परंतु जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा, चमेली, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। उम्मीद करता हूँ कि आज लकड़ियों की बिक्री अच्छे से हो जाए। हाँ, हर बार आप यही तो उम्मीद करते हो, लेकिन आपसे होता कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन आप जो भी काम करना शुरुआत करते हो उसमें किसी ना किसी तरह नुकसान हो ही जाता है। पहले आपने खेती की तो सूखा पड़ गया, फिर तुमने मजदूरी शुरू की तो लोगों ने मजदूर रखना ही बंद कर दिया।
चमेली कम से कम तुम तो शुभ शुभ बोलो। पूरा गांव अब मुझे मनहूस की नजर से देखता है। मेरी किस्मत ही खराब है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन मैं जीना तो नहीं छोड़ सकता ना। रहने दो आप और आपकी बातें। अब तुम जाओ और ध्यान से अपना खाने का टिफिन लेते जाना। मैंने उसमें रोटी और अचार रख दिया है। लकड़ियाँ काटने के बाद भूख लगे तो जरूर खा लेना। हाँ, बहुत अच्छा किया जो तुमने खाने का डिब्बा बांध दिया। लकड़ियाँ काटने के बाद तो बहुत जोरों की भूख लगती है। फिर क्या था, रामपाल अपना खाने का डिब्बा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां से वह लकड़ियां काटा करता था। चलो, आखिरकार मैं जंगल पहुंच ही गया। अब फटाफट अच्छी अच्छी लकड़ियां काट लेता हूं, ताकि कम से कम आज तो ठीक ठाक आमदनी हो जाए। अगर लकड़ियां ज्यादा हो गई तो शायद कुछ पैसे बच भी जाए चमेली के लिए बिंदी लेने को। कितने समय से कह रही है और मैं हर बार खाली हाथ लौटता हूँ। फिर क्या था, रामपाल फटाफट से लकड़ियां काटने लगता है। थोड़ी ही देर में वह ढेर सारा लकड़ियां काट लेता है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जंगल में बहती ठंडी ठंडी हवा और पेड़ के बीच से पड़ रही हल्की हल्की धूप के बीच में बैठकर रामपाल को काफी आराम लगने लगता है। वाह, कितना सुहावना मौसम है आज। लगता है इन लकड़ियों को बेचकर मुझे फायदा भी होगा और शायद अच्छे खासे पैसे बच भी जाएंगे। अभी रामपाल बैठे बैठे अपने आप से बातचीत कर ही रहा था कि तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। लगता है अब पेट भी कुछ खाने को मांग रहा है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। रामपाल अपना खाने का डिब्बा खोलकर अपनी रोटियां खाने लगता है कि तभी झाड़ियों में से एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा हाथी का बच्चा वहां पहुंच जाता है। अरे, मैं तो डर ही गया था, पर तुम तो नन्हे मुन्हे प्यारे से हाथी के बच्चे हो। हाथी का बच्चा रामपाल के पास खाने का सामान देखकर आया था, तो रामपाल भी बिना कुछ सोचे एक रोटी हाथी के बच्चे को दे देता है। तुम तो बहुत ही प्यारे हो मेरे दोस्त, और तुम बहुत भूखे भी लग रहे हो। यह लो, तुम यह रोटी खाओ। मैं तो जानता हूँ कि इस बेस्वाद रोटी को खाने में तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, परंतु अभी के लिए मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर क्या था, रामपाल और वह छोटा हाथी अपने अपने हिस्से की रोटी खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद रामपाल अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और बाजार की तरफ चल पड़ता है, परंतु रामपाल के साथ साथ वो छोटा हाथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जब रामपाल उसे अपने पीछे आता देखता है तो वह छोटे हाथी से कहता है, अरे ओ छोटे मियाँ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जंगल में तुम्हारा परिवार होगा ना, वहाँ वापस जाओ वरना तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगी। लेकिन हाथी का बच्चा वहीं खड़ा होकर मासूम आंखों से रामपाल को देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि उसका कोई अपना नहीं है। अच्छा, तो तुम अकेले हो क्या? तुम्हें किसी ने जंगल में छोड़ दिया है क्या? रामपाल का दिल पिघल गया। वह जानता था कि अकेलेपन का दर्द क्या होता है। उसने इशारे से हाथी के प्यारे से बच्चे को अपने पास बुलाया। चलो ठीक है मेरे दोस्त, अगर यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। फिर क्या था, रामपाल लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार की तरफ चल पड़ा और वह छोटा हाथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर रामपाल अपनी लकड़ियों का गट्ठर रखकर लोगों को आवाज लगाने लगता है। अरे भाई, सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं, लो खरीद लो। सस्ती लकड़ियाँ चूल्हे के लिए बढ़िया काम आएंगी। वैसे तो रामपाल के पास से जल्दी कोई भी लकड़ियाँ लेने नहीं आता था, लेकिन आज रामपाल के पास बैठे इतने छोटे और प्यारे हाथी के बच्चे को देखने के बहाने बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह, इतना प्यारा हाथी का बच्चा! मैंने आज तक इतना प्यार हाथी का बच्चा नहीं देखा। क्यों रामपाल भाई, तुम कब से हाथी पालने लगे? ग्राहक से हाथी की प्रशंसा सुनकर रामपाल बहुत खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अरे यह मेरा नया साथी है, आज ही मुझे यह जंगल में मिला। बताओ तुम्हें कितनी लकड़ियाँ दे दूं? रामपाल भाई लाओ, 5 किलो लकड़ियाँ दे दो। वैसे तो रामपाल के पास जल्दी बड़े लोग लकड़ियाँ लेने नहीं आते थे, लेकिन आज बाजार में घूमते बच्चों ने उनके माता पिता को रामपाल के यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। इसी तरह केवल प्यारे से हाथी के बच्चे को देखने के लिए आए लोगों ने रामपाल के पास से उसकी सारी लकड़ियां खरीद ली और आज बहुत दिनों के बाद रामपाल ने इतनी सारी लकड़ियां बेची थी और उसे बहुत मुनाफा भी हुआ था।
यह देखकर रामपाल बहुत हैरान था। दोस्त, लगता है तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी वजह से देखो आज मेरी सारी लकड़ियां बिक गई और आज मेरी बहुत कमाई हुई है। फिर रामपाल मुनाफे के पैसों से चमेली के लिए बिंदी और अपने नए साथी के लिए खाने के लिए बहुत सारे केले लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे आ गए तुम। कैसा रहा दिन? आज कुछ लकड़ियां बिकी है या नहीं? हाँ भाग्यवान, आज तुम विश्वास नहीं करोगी, मुझे तो आज दबा के फायदा हुआ है। यह लो बचे हुए पैसे और वह रही तुम्हारी बिंदी। लेकिन चमेली की नजर बिंदी के बगल में रखे केले के ढेर पर जाती है। वह सब तो ठीक है, पर आप इतने सारे केले क्यों खरीद लाए हो? कहीं आपका मन अब केले की दुकान खोलने का तो नहीं कर रहा है? नहीं चमेली, यह तो मैं मेरे नए साथी के लिए लाया हूँ। रामपाल से नए साथी के बारे में सुन चमेली चौंक जाती है। क्या कहा आपने? नया साथी वो कौन है? अरे इतना चौंको मत भाग्यवान, चलो तुम्हें मेरे नए साथी से मिलवाता हूँ। चमेली रामपाल के साथ जब घर के बाहर जाती है तो वह द्वार पर बैठे हाथी के बच्चे को देखकर चौंक जाती है। अरे यह हाथी के बच्चे को कहाँ से ले आए आप? अरे चमेली, यही तो है मेरा नया साथी। यह मुझे आज जंगल में मिला था। देखो ना कितना प्यारा है। मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ और वह सारे केले मैं इसी के लिए तो लाया हूँ। हे भगवान, आपका दिमाग तो ठीक है। जो पैसे मिले आप आधे पैसों से तो इसके लिए केले खरीद लाए। मैं कुछ नहीं जानती। तुम अभी के अभी जाओ और इसे फिर से वहीं जंगली छोड़ आओ जहाँ से इसे लाए हो। लेकिन चमेली सुनो तो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ जंगल में यह अकेला था। वहाँ इसके लिए बहुत खतरा हो सकता है। किसी बड़े जानवर ने इस पर हमला कर दिया तो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता है चमेली, आज मुझे इसके वजह से ही तो इतना फायदा हुआ है। लोग केवल इसको देखने के बहाने से ही तो मुझसे लकड़ियां खरीद रहे थे। मुझे लगता है कि आप पागल हो गए हो। भला एक हाथी के बच्चे की वजह से तुम्हारी लकड़ियां कैसे बिक सकती है? देखो जी, मैं कुछ नहीं जानती। आप कल जब लकड़ियां काटने जाइएगा तो इसे फिर से वहीं छोड़ आना। बेचारा रामपाल चमेली को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर चमेली उसकी एक ना सुनती है। इसलिए रामपाल को आखिर हार माननी पड़ती है। रात में जब रामपाल उस छोटे हाथी को केले खिलाने जाता है तब वह उससे कहता है, मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, कल मुझे तुम्हें उस जंगल में फिर से छोड़ना पड़ेगा। रामपाल यह सब उस छोटे हाथी से कहते वक्त बहुत दुखी था, लेकिन वह और कुछ कर भी नहीं सकता था। अगली सुबह जब रामपाल लकड़ियां काटने जंगल जाता है तो वह उस छोटे हाथी को भी अपने साथ ले जाता है और फिर वह उसे वहीं छोड़ देता है। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं तुमसे मिलने इस जंगल में रोज आऊंगा और अपने साथ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए भी लाऊंगा, पर तुम मुझे यही मिलना, ठीक है ना? यह कहकर रामपाल उसको वहीं छोड़ देता है और अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार की ओर चल देता है। लेकिन आज बाजार में रामपाल के यहाँ लोग तो आए पर उसकी एक लकड़ी भी नहीं बिकी। पहले से ही रामपाल उस छोटे हाथी को लेकर चिंता में था और उस पर से उसकी लकड़ियां भी नहीं बिकी थी, इसलिए वह और ज्यादा परेशान हो जाता है। यह क्या, आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिकी। अब मैं क्या करूं भगवान, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। यही सब सोचते रामपाल अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर अपने घर लौट आता है। तभी वहाँ चमेली आ जाती है और रामपाल को इतना उदास देखकर और लकड़ी का गट्ठर देखकर वह रामपाल से कहती है, क्या हुआ जी? लगता है आज आपकी लकड़ियाँ नहीं बिकी है। यानी वह बस एक दिन की चांदनी थी और फिर से अंधेरी रात। लगता है अब तुम्हें फिर से कोई नया काम देखना पड़ेगा। अच्छा हुआ जो तुम उस हाथी के बच्चे को जंगल में छोड़ आए। यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम उसको पालने की सोच रहे थे। लेकिन चमेली, मुझे लगता है कि कल जो फायदा हुआ था वह केवल और केवल उसी हाथी की वजह से हुआ था। देखो ना, आज वह मेरे साथ नहीं था तो लोग आए और बिना मेरी तरफ देखे ही वहाँ से चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कल फिर से कोशिश करना, देखना कल कुछ लकड़ियाँ तो जरूर बिक जाएंगी। चमेली की ऐसी बातें सुनकर रामपाल समझ जाता है कि चमेली अभी भी उस हाथी के बच्चे को घर लाने नहीं देने वाली है। लेकिन रात भर में रामपाल को उस प्यारे हाथी की बड़ी चिंता सताने लगती है और इस कारण उसे थोड़ी सी भी नींद नहीं आती।
वो लेटे सोचने लगता है। अब तो सुबह भी होने वाली है और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बड़ी चिंता सता रही है मेरे साथी की। कहीं जंगल में किसी जानवर ने उसके साथ कुछ कर ना दिया हो। नहीं, चाहे चमेली अब कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, कल मैं उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा। यही करना ठीक रहेगा। फिर क्या था, रामपाल अगले दिन फिर से अपने खाने का डिब्बा उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता है। रामपाल जैसे ही जंगल में उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वह प्यारा हाथी अभी भी उसी जगह पर उसका इंतजार कर रहा होता है। रामपाल को देखकर वह तुरंत से उसके पास भाग कर आ जाता है। मेरे प्यारे साथी, अब तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा और अब तुम्हें मैं यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। कल तुम यहाँ अकेले रहकर बहुत डर गए होगे ना। रामपाल प्यार से उस छोटे हाथी के पास बैठकर बातें करने लगता है और फिर लकड़ियाँ काट कर बाजार चला जाता है। हैरानी की बात तो यह थी कि आज फिर से लोगों ने रामपाल की दुकान से लकड़ियाँ खरीदने के लिए गर्दी कर रखी थी। देखते देखते कुछ ही देर में रामपाल की सारी लकड़ियाँ बिक गई। वह बहुत खुश हो गया। देखा दोस्त, मुझे पता था सब लोग केवल तुम्हें देखने के बहाने मुझसे लकड़ियाँ खरीद रहे हैं, परंतु चमेली यह बात मानने को तैयार ही नहीं है। पर देखना, अब उसे भी यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। आज भी मुझे तुम्हारे वजह से बहुत फायदा हुआ है। अब तो मैं तुम्हारे लिए भर भर के केले ले चलूंगा और अब से तुम हमेशा मेरे साथ मेरे घर रहोगे मेरे दोस्त। सारी लकड़ियाँ बेचने के बाद रामपाल छोटे हाथी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। आज वह हाथी को चमेली के सामने ले जाता है। यह क्या, तुम आज फिर इस हाथी के बच्चे को अपने साथ ले आए? चमेली सुनो तो देखो ना, आज मैं फिर से इसे अपने साथ बाजार ले गया तो मुझे कितना फायदा हुआ। तुम मानती क्यों नहीं? यह हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। और अगर अब तुमने इसे घर से भगाने को कहा ना तो मैं भी इसके साथ जंगल चला जाऊंगा। अब मैं इसे अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकता। रामपाल की ऐसी बातें सुनकर चमेली उसे कुछ नहीं कहती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, अगले दिन से रामपाल हमेशा अपने प्यारे साथी के साथ में रहने लगता है। वो उसके साथ लकड़ियाँ काटने जाता, फिर उन्हें बाजार में बेचने जाता। अब तो रामपाल का लकड़ियाँ बेचने का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगता है और समय के साथ वह छोटा हाथी रामपाल का पक्का साथी बन जाता है। प्यारे साथी, जब से तुम मेरे जिंदगी में आए हो सब कुछ अच्छा चलने लगा है। अब तो चमेली भी यह मानने लगी है कि रामपाल अपने साथी के बिना नहीं रह सकता था और उसके रहने से सच में उन्हें बहुत फायदा होने लगता है। आप सच कहते हैं जी। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि यह छोटा हाथी हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है और अब मुझे भी इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगने लगा है। देखते ही देखते ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन जब रामपाल अपने साथी के साथ द्वार पे खेल रहा होता है, तभी राजमहल से 2 सिपाही आते हैं और एक पिंजरे में उस छोटे हाथी को बंद कर देते हैं। यह देखकर रामपाल चौंक जाता है। अरे अरे, कौन हो आप लोग और आपने मेरे हाथी पर यह जाल क्यों डाला है? सुनो आदमी, यह कोई मामूली हाथी का बच्चा नहीं है। यह गजानंद हाथी का पुत्र है और इसे हम महीने भर से ढूंढ रहे थे। लगता है तुम ही हो जिसने इसे महल से चुराया था। यह आप लोग क्या कह रहे हो? मुझे यह हाथी जंगल में मिला था। मैं सोचा कि इसे बड़े जानवरों से खतरा होगा, इसीलिए मैं इसे अपने घर लेकर आ गया। यह सारी बातें अब तुम महाराज को बताना। सैनिक रामपाल और हाथी को लेकर महल पहुंच जाते हैं। जब इसके बारे में चमेली को पता चलता है तो वह बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, यह कैसा दिन देखना पड़ रहा है। आप तो जानते ही है मेरे पति चोर नहीं है, वह तो एक भोले भाले इंसान है। आप उनकी रक्षा कीजिएगा। अच्छा, तो तुम ही हो वो शातिर चोर जिसने हमारे गजानंद हाथी के बच्चे को चुराया है? जी महाराज, हमने गजानंद हाथी के बच्चे को गांव में पकड़ा। इसने उसे अपने घर में छुपा कर रखा था। गांव वालों ने भी छोटे हाथी को कई बार इसके साथ बाजार में देखा है। नहीं महाराज, मैंने इसे नहीं चुराया है। यह मेरा साथी है। यह मुझे जंगल में मिला था। हर चोर यही कहता है। क्या तुम्हें पता है, यह कोई मामूली हाथी का बच्चा नहीं है। यह गजानंद हाथी का बच्चा है और ऊपर से यह हमारे बेटे यानी इस राज्य के राजकुमार का पालतू जानवर है। इसके बिना तो मानो उसकी जिंदगी एकदम सुनी हो गई थी।
तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ले जाओ सैनिक, इसे कारागार में डाल दो। राजा के कहे अनुसार सैनिक रामपाल को कारागार में डालने ले जाते हैं और यह सब देखकर वह छोटा हाथी भी बहुत दुखी हो जाता है। फिर महाराज उस छोटे हाथी को राजकुमार के पास ले जाते हैं। देखिए राजकुमार यश, हम आपके पालतू हाथी को वापस ले आए हैं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब यह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। असल में राजकुमार यश को यह इसलिए प्रिय था क्योंकि इस छोटे हाथी का जन्म भी राजकुमार के 5वें जन्मदिन पर ही हुआ था। इसलिए राजा ने उन्हें यह भेंट स्वरूप दे दिया था और पिछले 3 सालों से यह उनके पास ही था। लेकिन जब वो चोरी हुआ था तब राजकुमार को बहुत दुख हुआ था और तब से वह बहुत बीमार रहने लगे थे। इस वजह से राजा के सैनिक उसे गांव-गांव घूम-घूम कर ढूंढने लगे थे। धन्यवाद पिताजी, आपने इसे ढूंढकर मुझे कितना प्रसन्न कर दिया है। उस छोटे हाथी के लौटकर आने से राजकुमार यश की तबीयत अब सुधरने लगी थी, लेकिन वह नहीं जान रहे थे कि उस हाथी के मन में क्या चल रहा था। राजकुमार उसे खाने के लिए केले देते हैं, जो उसके पसंदीदा खाने की चीज थी, लेकिन उसने उन्हें खाने से मना कर दिया। इसी तरह राजकुमार ने बहुत बार अलग अलग चीजें उस हाथी को खाने के लिए दी, परंतु उसने कुछ भी नहीं खाया। यह देखकर राजकुमार यश चिंतित हो जाते हैं और अपने पिता के पास इस विषय पर चर्चा करने चले जाते हैं। पिताजी देखिए ना, 2 दिन बीत चुके हैं इसे यहाँ आए, परंतु इसने अब तक कुछ भी नहीं खाया। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं? यह तो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पहले तो उसे दिन में 5 बार खाना खिलाने जाना पड़ता था, तो अब अचानक इसे क्या हो गया? ठीक है राजकुमार, मैं अभी किसी बड़े जानवरों के वैद्य को बुलाकर इसे दिखा देता हूँ। राजा राज्य के बड़े-बड़े वैद्य को बुलाते हैं, परंतु उस छोटे हाथी ने अब तक खाना नहीं खाया था। देखते देखते 8 दिन बीत जाते और अब तक हाथी के बच्चे ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। पिताजी अब हम क्या करेंगे? अब तो इसने 8 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे ही चला तो यह बीमार पड़ जाएगा। हाँ बेटा, मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा है कि यह कुछ भी क्यों नहीं खा रहा है। पहले तो यह सब कुछ खाता था। तभी राजा को रामपाल की याद आई और उसने तुरंत से रामपाल को और उस छोटे हाथी को आमने सामने खड़ा कर दिया और रामपाल को देखते ही वो तुरंत से उसके पास भाग कर गया और फिर रामपाल ने उसे खाने के लिए केले दिए। उसने फौरन से उन केलों को खा लिया। यह देख राजा को समझ आया कि रामपाल चोर तो नहीं हो सकता है। मुझे माफ कर देना रामपाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने इसे बहुत ढूंढा था और आखिर यह तुम्हारे यहाँ मिला तो मुझे लगा था कि इसे तुमने चुराया था, परंतु इसका तुम्हारे प्रति इतना प्रेम देखकर यह साबित हो गया कि तुम इसे नहीं चुरा सकते। आखिरकार राजा ने रामपाल को माफ कर दिया और रामपाल को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था और उसे और उसकी पत्नी चमेली को भी राजमहल में ही रहने कह दिया ताकि रामपाल राजमहल में रहकर उस छोटे हाथी की देखभाल कर सके। इस तरह से एक साधारण लकड़हारे और एक वफादार हाथी की अनोखी दोस्ती ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे राज्य को भी यह सिखा दिया कि सच्चाई, प्रेम और करुणा की ताकत सबसे बड़ी होती है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है। उसी गांव में एक टूटा फूटा मकान था। उसी मकान में 2 गरीब बहनें रहती थीं। उनका नाम प्रिया और रिया था। उनके माँ बाप कुछ साल पहले ही एक दुर्घटना में उन्हें छोड़ के चले गए थे। एक दिन रिया खूब मौज मस्ती में अपने खेतों से फसल को देखकर घर लौट रही थी, चेहरे पर मासूम सी मुस्कान लिए हुए। अभी को आ रही है तू? अभी तक कहाँ थी तू? मैं इतने देर से तेरा इंतजार कर रही थी। दीदी, मैं खेत से तो कभी का आ गई होती, लेकिन शकुंतला काकी के पैर में चोट लग गया था। उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने चली गई थी। तू तो सबकी मदद करेगी, चाहे तेरे घर का काम हो या ना हो, चाहे अपने घर में चूल्हा चौकी हो ना हो। दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? माँ ही तो कहती थी जो दूसरों के काम आ सके वही सच्चा और अच्छा इंसान कहलाता है। माँ, अब इस दुनिया में नहीं रही रिया और उनके द्वारा कही गई बातों का अब इस दुनिया में कोई मोल नहीं रहा। अब कोई भी किसी का कोई काम नहीं करता। रिया एकदम शांत हो जाती है। उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है
वह घर के कोने में पड़े लकड़ी के संदूक के पास जाती है जिसमें उसकी माँ की सारी यादें और अस्थियां थीं। वह संदूक से अपनी माँ के पायल को निकलती है और अपनी बड़ी बहन से बोलती है, दीदी यह पायल माँ पहनती थी ना, वह हमें देखकर मन में मुस्कुराती थी और कहती थी तुम दोनों एक दूसरे की परछाई बनकर रहना। रिया की बात सुनकर प्रिया बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आंखें कुछ पल के लिए भर जाती हैं। लेकिन प्रिया अपनी भावनाओं को अपने अंदर छुपाते हुए रिया से बोलती है, मैं तुमसे बहुत सख्ती से पेश आती हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ रिया। अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तू मेरे तरह लाचार बनकर रहे, इसलिए मैं तेरे पे हमेशा ध्यान रखना चाहती हूँ। दीदी आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। जब तक आप हैं तब तक दुनिया की कोई भी ताकत मेरे बाल भी बांका नहीं कर सकती। रिया की बातों को सुनकर प्रिया के चेहरे पर हल्की फुल्की मुस्कान आई। उसके माता पिता के जाने के बाद वह हंसना भूल गई थी। इस समय गांव के रास्तों से 3 परछाई उसकी घर की तरफ आती हुई दिखी। वह मोहन, रीता और उसका बेटा अर्जुन था। वह उनके सगे चाचा चाची थे। अरे प्रिया बेटी, तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से तुम्हारी जिंदगी बीत रही होगी भैया भाभी के गुजर जाने के बाद। हम दोनों ठीक हैं चाचा जी। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें खुश हैं। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जमीन को हम लोगों के नाम कर देती तो हम सब एक ही घर में मिलकर रहते। तुम दोनों हम लोगों के साथ रहकर बहुत खुश रहती। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इनका घर भी बहुत पुराना हो चुका है और इनकी जमीन भी बिना फसलों के यूं ही पड़ी है। यह सब सुनते ही प्रिया बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये जमीन और घर मेरे बाबूजी और माँ की आखिरी निशानी है। इसे हम मरते दम तक किसी को भी नहीं देंगे। अरे बेटी, जो तुम्हारे बाबूजी की दी हुई जमीन है वह भी तो बंजर ही पड़ी हुई है। और वैसे भी ये खेती बाड़ी पुरुषों का काम है और औरतें खेती बाड़ी नहीं करती। तुम दोनों देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी। हमारे पास तब पता चलेगा कि पट्टीदार से नाराज नहीं हुआ करते। प्रिया अपने चाचा की बात खड़ी होकर सुन रही थी। प्रिया को खरी खोटी सुनाकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। यह सुनकर उसका मन उदास हो जाता है। दीदी क्या सच में चाचा जी हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं? हाँ रिया, पर जब तक मेरे अंदर जान है तब तक कोई भी हमारी जमीन छू नहीं सकता। मैं अपनी जमीन को किसी को भी नहीं दूंगी। रात का समय था, प्रिया खाना बना रही थी। तभी रिया बोलती है, दीदी मैं मांग की साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी हूँ। और एक बात और दीदी, कल गांव में पूजा होगा, आप चलेंगी ना? पूजा में जाकर मन को शांति मिलेगी। रिया चाचा चाची ताने मारते हैं और वे लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रसाद लेने की लालच में जाते हैं। पर दीदी हम जानते हैं ना, हम अच्छे हैं। हमने कभी भी किसी का सहारा नहीं लिया है। हमें किसी से डर के नहीं, डट कर जीना चाहिए। नहीं, हम पूजा में नहीं जाएंगे। भगवान सब जगह है। तुम घर से ही भगवान का पूजा कर लेना, लेकिन वहाँ जाने की कोशिश मत करना। यह सब बात करके दोनों बहनें खाना खा के आराम से सो जाती हैं। अगली सुबह होते ही दोनों बहनें अपनी जमीन को देखने के लिए खेत चली जाती हैं, जिसमें दोनों बहनों ने थोड़ी बहुत मेहनत करके कुछ सब्जियां उगाई थी। दीदी हमने बहुत अच्छा किया कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने यह जमीन बेचा नहीं। अभी आप देखिए, हमने मेहनत करके इतनी अच्छी सब्जियां उगाई। अब हम इन सब्जियों को किसी व्यापारी से बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। तू बिल्कुल ठीक बोल रही है रिया। इन सब्जियों को बेचकर कुछ दिन तो गुजारा हो ही जाएगा, लेकिन अब लेकिन क्या दीदी? इसे बेचकर हम कुछ दिन का ही खर्चा चला सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? आप उदास मत होइए दीदी, मुझे सिलाई कढ़ाई करने आता है। मैं वह सब करके घर का खर्च चला लूंगी। आप बस घर संभालिए। तुझे ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं तुझे ये सब करने दूंगी? तू घर पर रह के घर देखना। मैं लोगों के घर चूल्हा चौकी करके घर का खर्च चलाऊंगी। ये सब करके मैं घर के खर्च को देख लूंगी। आपस में बात करने के बाद वे दोनों बहनें घर वापस आ जाती हैं और अपना काम करने में लग जाती हैं। रात को जब दोनों सोने के लिए जाती हैं, तब दोनों बहनें आपस में अपनी मुश्किल भरी जीवन के बारे में एक दूसरे से बातचीत करने लगती हैं। दीदी माँ बाबूजी के बगैर यह रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ रिया, माँ बाबूजी की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, वे लोग हमें छोड़ के चले गए हैं। अब हमें आपस में मिलकर रहना होगा।
खेत घर सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। हमें इसे बचा कर रखना है, किसी भी कीमत पर। इसे हमें बेचना नहीं है। ये सब उनकी याद है। प्रिया बहुत ही साहसी थी। वह किसी गैर से मदद भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी बहन के प्रति बहुत चिंता होती थी। अगली सुबह जब दोनों बहनें खेत पर पहुंचती हैं, तो उन्होंने देखा कि उनके जमीन के बीच में एक पिलर खड़ी हुई थी। दीदी, हमारे जमीन के बीचों बीच पिलर कौन गाड़ा है? ये तो कल यहाँ गड़ा हुआ नहीं था और ना ही कभी हमने इसे गाड़ी है। पता नहीं इसे यहाँ कौन गाड़ दिया है। यह काम हमारे चाचा चाची का होगा, लेकिन यह सब काम बिना किसी लेखपाल के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दूर से मोहन और उसकी पत्नी और उनके साथ उनका बेटा आता हुआ दिखाई देता है। तीनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अरे बेटी, तुम लोग घबरा क्यों रही हो? हम लोग तो बस तुम लोगों की मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारे जमीन की देखभाल करना जरूरी है। तुमसे ये अब अकेले नहीं हो पाएगा। चाचा जी, हमें आपके मदद की जरूरत नहीं है। ये जमीन हमारे माँ बाबूजी की देन है। इसे हम किसी और के हवाले नहीं करेंगे। अरे बेटियों, ऐसे कैसे तुम लोग जमीन नहीं दोगी? ये जमीन तो तुम्हारे और हमारे पवन के दादाजी ने मोहन और तुम्हारे बाबूजी को बराबर हिस्सा करके दिया था। लेकिन शायद तुम्हारे बाबूजी अपने आखिरी समय में तुमसे ये बात बोलना भूल गए। इतने साल से तो हम साथ ही खाते आए हैं। हम लोग तो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। अब तुम लोग दुश्मनी क्यों ले रहे हो? दुश्मनी तभी से शुरू हो गई थी चाची, जब आपने हमें अकेला समझकर हमारे घर और जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों बहनों से निकाल रही हो। अरे रिया, तू इतना गरज क्यों रही है? छोटी है तो छोटी बनकर ही रहे से। बड़ों के बीच में मत बोल, समझी? बहुत आए बड़े बनने। आप लोगों की सोच इतनी छोटी है। आप लोग कभी बड़े नहीं बन सकते। आप लोग का कभी सम्मान के लायक नहीं होंगे। रिया, तू इनसे कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग कभी भी हमारे खेत के पास आए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हम आप लोगों की धमकियों से डरते नहीं हैं। मोहन उनकी बात चुपचाप होकर सुनता है। ठीक है बेटियों, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब कानून अपना काम करेगा। जब जमीन की सरकारी कागज आएगा तो तुम लोग देख लेना। जब तुम्हारा नाम नहीं होगा तो तुम लोग समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। रिया और प्रिया कुछ देर तक खामोश खड़ी रहती हैं और फिर घर आ जाते हैं। दीदी, क्या वह सच में वे लोग जमीन के कागज को बदलवा सकते हैं? वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। रिया, लालच में आदमी अंधा बन जाता है। हमें किसी गैर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा। उसी दोपहर दोनों बहनें मुखिया जी के पास पहुंचती हैं। चौपाल पे गांव के लोग बैठे थे और वहां पहले से ही मोहन उपस्थित था। मुखिया जी, हम यहाँ आपसे न्याय मांगने आए हैं। मेरे चाचा चाची मेरे घर और जमीन को हथियाना चाहते हैं और लेखपाल से मिलकर जमीन की नकली कागज बनवा रहे हैं। हम दोनों अनाथ हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हमारे ऊपर कोई भी जुल्म करेगा। हम अपनी माँ बाबूजी की दी हुई जमीन को किसी हालत में किसी को नहीं देंगे। कृपया आप हमारी सहायता कीजिए। मोहन जी, अगर यह बात सच है तो यह गांव की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। परिवार के लोगों से ठगी करना इस गांव में नहीं चलेगा। मुखिया जी, ये लड़कियां मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। हम तो बस अपने जमीन की चिंता में हैं। इन दोनों लड़कियों को क्या पता इस जमीन के बारे में। इस जमीन के बारे में मैं और इनके पिताजी जानते हैं। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अब कुछ देखूं। गांव वालों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। हम लोग इन बच्चियों को बचपन से जान रहे हैं। ये दोनों कभी झूठ नहीं बोलती है। मोहन के मन में राम बगल में छुरी रहता है। हम सब समझते हैं मोहन के बारे में। मुखिया जी ने इस बात को अगले दिन के लिए पंचायत में विस्तार से करने की बात की और फैसला अगले दिन करने की बात कही। दोनों बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण थी। रात को घर में दोनों बहनें आपस में बात करने लगती हैं। दीदी, क्या हमारा साथ कल गांव के लोग देंगे? अब देखते हैं क्या होता है। मेरा अब सबसे भरोसा उठ गए है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद हमारी मदद किसी ने नहीं किया। हमें सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा रखनी है। माँ बाबूजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। दीदी, आप देखना, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। काफी रात हो गई थी। दूर दूर तक सन्नाटा था
और हवा चल रही थी। गांव के सभी लोग सो गए थे। चिंता बहुत ज्यादा होने के कारण दोनों बहनों को नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी, मुझे विश्वास नहीं होता है कि हम अब अकेले हो गए हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि माँ अचानक से आके मुझे गले लगा लेंगी। हाँ रिया, मुझे भी उनकी याद आती है, लेकिन तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूँ ना। जब तक मैं जी रही हूँ तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी हमें छोड़ के गए थे तब सभी लोगों ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन अब हमें कोई भी नहीं पूछता। चाचा चाची को तो बस हमारे हिस्से की जमीन चाहिए था। यह सुनकर प्रिया के आंखों से आंसू आ जाता है, लेकिन वह उन्हें छुपा लेती है। वह अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, जिससे उसके बहन को कोई दिक्कत हो। यह दुनिया बहुत ही कठोर है रिया। अब रिश्तों का मोल प्यार से नहीं धन दौलत से होता है, लेकिन हम अब हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल जाता है कि मोहन अब लेखपाल से बातचीत करके जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी में लगा हुआ है। गांव के गलियों गलियों में लोग कान्हा फूंसी करने लगे। अरे, मैंने सुना है कि मोहन बहुत अन्याय कर रहा है, अपने ही भतीजियों को बेघर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ अम्मा, कैसे पटीदार हैं, अपने ही भतीजों को बेघर करने की कोशिश कर रहा है। जब यह बात के बारे में प्रिया और रिया को पता चलता है तो वह दोनों बहनें सीधे मुखिया जी के पास पहुंचती हैं। मुखिया जी, हम आपसे इंसाफ मांगने आए हैं। मेरे माँ बाबूजी की दी हुई जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती हड़पना चाहते हैं और आप लोग उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम इतना गिरे हुए नहीं हैं। हम अब ऐसे चुप नहीं रहेंगे मुखिया जी। ऐसे तो कोई भी आके हमारी जमीन हड़प लेगा। कुछ देर के बाद मोहन, रीता और अर्जुन भी पंचायत में पहुंचते हैं। वे सब वहां पर नाटक करने लगे। मुखिया जी, हम तो बस अपनी भतीजियों का भलाई करना चाहते हैं। भाई की देहांत होने के बाद हमने जिनकी देखरेख की, आप तो यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। और अब जब लड़कियां समझदार हो गईं, तो हमें ही बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आप ही सोचिए, क्या यही भलाई का फल है? प्रिया बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हारे चाचा जी ठीक कह रहे हैं। तुम सब एक ही परिवार के हो, तो परिवार के बीच यह झगड़ा कैसा? वैसे भी सरकारी कागजों के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक बनता है। ऐसे कैसे मुखिया जी? ये लोग हमें कमजोर समझकर हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये लोग बस जमीन के लालच में परिवार होने का नाटक कर रहे हैं। ये सब बात हो ही रही थी कि तभी वहाँ पटवारी आ जाता है। सोहन भाई की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, उस जमीन में मोहन भाई का भी हिस्सा बनता है। ऐसे कैसे? आप लोग तो बस कागजात को देखकर बोल रहे हैं, लेकिन इसका क्या सबूत है कि हमारी जमीन में चाचा जी का भी हिस्सा बनता है? हाँ प्रिया बेटी, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। तुम लोग कुछ ठोस सबूत पेश करो, तब जाकर मैं पंचायत बैठाकर सही फैसला कर पाऊंगा। मुखिया जी की बात सुनने के बाद मोहन, रीता और अर्जुन थोड़ा हताश होकर वहाँ से निकल जाते हैं। अरे पटवारी, अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपको मेरे चाचा ने गलत कागजात बनाने के लिए कितने पैसे दिए थे? प्रिया के बातों को सुनकर पटवारी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। बिटिया, तुम लोग मुझे गलत मत समझना। मैंने जो देखा मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बारे में मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे तक पहुंचूंगा। आगे से मैं मोहन की मीठी बातों में नहीं आऊंगा, और वह लोग तुम्हारी लाचारी का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों को न्याय दिलाकर ही रहूंगा और उन सबको सजा दूंगा। मुखिया जी की बातों को सुनकर उन्हें थोड़ा राहत की सांस मिलती है और वह दोनों खुश होकर घर लौट जाती हैं। घर के बेड पर बैठकर वह दोनों बहनें आपस में अपने लालची चाचा के बारे में बात करने लगती हैं। इसी चिंता में दोनों बहनों ने मुश्किल से रात काटी। गांव की बड़ी हवेलियों में हल्की सी सरसराहट थी। आसमान में काले बादल थे, पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन प्रिया और रिया के मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही थी, जैसे उनके मन के भीतर कोई तूफान उठा हुआ हो। घर का आंगन सुनसान था और दोनों बहनों के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रहा था। दीदी, आज खेत घूमने चले क्या? जो पिछली बार की सब्जियां बच गई थी, उन सब्जियों को कहीं किसी जानवर ने नष्ट न कर दिया हो। कभी कभी किसी की गाय बकरी खेत में चरने आ जाती है और पूरा फसल नुकसान कर देती है। हाँ रिया, चलो खेत चलते हैं। वहाँ चलने से हमारा मन भी शांत हो जाएगा।
और बाकी सारी सब्जियां बेचने के लायक हो गई हैं कि नहीं यह भी पता चल जाएगा। दोनों बहनें आपस में बात करने के बाद खेत की ओर चल देती हैं। रास्ते में पेड़ों की छांव थी और चिड़िया चहचहा रही थी। जैसे ही दोनों खेत में पहुंचती है, रिया ने दूर से किसी को आते हुए देखी। दीदी, वह देखो, अर्जुन आ रहा है। वे अर्जुन ही है ना? अर्जुन उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। उसके आंखों में गुस्सा दिखाई दे रही थी। वह वहीं पर दोनों बहनों की रास्ता रोककर उनसे बोला, अब तुम दोनों के अंदर बहुत घमंड आ गया है ना? जब हम लोग साथ में रहते थे तब तुम दोनों भोली भाली होने का नाटक कर रही थी और तो और किसी से जुबान भी नहीं लड़ाती थी, लेकिन अब लगता है तुम दोनों गांव की मालकिन बन गई हो। अर्जुन भैया, हमने किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। बस हम लोग अपने हक के लिए लड़े हैं। हम आज भी किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेते और न ही किसी के सामने हाथ पसारते। तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों इतनी आसानी से सब कुछ ले लोगी। यह सब मेरे पिताजी की जमीन है। पहले तो हमारे साथ प्यार से रहने के लिए बोल रहे थी, लेकिन अब देखना, तुम दोनों को एक एक दाने के लिए मोहताज कर दूंगा। तुम दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। रिया अर्जुन की धमकी से थोड़ा डर जाती है और डरते हुए प्रिया से बोलती है, दीदी, इसने फिर हम लोगों को धमकी दी है। आप कुछ बोलिए ना, ऐसे कैसे? ये हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगा। बहुत हो गया रिया, इससे बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे हमारी जमीन छिनेगा। और हाँ अर्जुन, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम मुखिया जी से जाकर बोल देंगे कि तुम हमें अकेले पाकर धमकी दे रहे थे। हाँ हाँ प्रिया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों बहुत ज्यादा उछल रही हो। संभल के रहना, कब कुछ अनहोनी हो जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा। ऐसे ही दोनों बहनों को धमकी देकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन की धमकी से दोनों बहन थोड़ा डर जाती हैं। प्रिया, जो अपने बहन के सामने डटकर खड़ी थी, उसके मन में भी डर बैठ गया था। वह अपने मन में अर्जुन की बातों को सोचकर बहुत चिंतन में थी। कुछ समय के बाद दोनों बहनें घर लौटती हैं। दोनों बहनें चिंता में डूबे हुए थी। रोज रोज की धमकी और ताना ने दोनों बहनों के अंदर बहुत सारी चिंता और दुख ला दिया था। दीदी, चाचा, चाची हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हमारे चाचा तो इतने अमीर हैं, उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। वह लोग हम लोगों से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी वह लोग हमारी जमीन हथियाना चाहते हैं। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं हो सकती रिया। भले ही इंसान के पास सब कुछ हो जाए, फिर भी इंसान लालच में आकर या तो दूसरे का नुकसान करते हैं या फिर अपने आप का ही नुकसान कर बैठते हैं। हम इंसान के अंदर के लालच को कभी खत्म नहीं कर सकते। उनके कर्मों का फल उन्हें भगवान उन्हें जरूर देंगे। ऐसे ही दिन बीतती जाती हैं। एक दिन अचानक से मोहन के दूध के मिल में किसी कारण बस आग लग जाती है। जब उन्हें यह खबर पता चला तो वह दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। मिल के बाहर बहुत भीड़ लगी थी, लेकिन गांव के लोगों ने पहले से ही आग बुझा दिया था। मोहन और उसके बेटे को देखकर गांव वाले आपस में कान्हा फूंसी करने लगते हैं। अरे, ये आग ऐसे ही नहीं लग गई। यह तो मोहन और उसके परिवार के लोगों के द्वारा किए गए कर्मों का बुरा फल है। उन्होंने अपने भतीजियों को बहुत परेशान किया था। अब देखो क्या हो रहा है इनके साथ। मैं भी वही बात सोच रहा था। भगवान बुरे कर्मों का फल इंसानों को जरूर देते हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। गांव वालों की बात सुनकर दोनों बाप बेटे बहुत शर्मिंदा होते हैं। प्रिया और रिया के प्रति उनका जो उग्र व्यवहार था, वह सोच के मोहन को बुरा लगने लगा। तभी दूसरे गांव का एक सेठ आता है जो मोहन के साथ चावल के मिल का व्यापार करता था। अरे मोहन, मिल में तो आग लग गया, मेरे सारे पैसे डूब गए। तेरे भरोसे मैं तेरे जमीन में मिल खुलवा कर व्यापार करता था। अब तो मेरे नुकसान का भरपाई तुझे ही करना होगा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, इस मुसीबत के समय में आप मुझसे यूं ना मुंह मोड़िए। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। बहुत मदद कर चुका हूँ तुम दोनों बाप बेटे की। तुम जैसे गधों के साथ मैंने व्यापार किया, वही बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों को कुछ भी करना पड़े करो, पर मुझे मेरे पैसे दे दो। चलिए ठीक है, आप यह जमीन ले लीजिए। इस जमीन से तो आपका थोड़ा सा घाटा चूकता हो जाएगा ना। अगर हो जाए तो मैं कल सुबह जमीन के कागजात दे दूंगा और बाकी के पैसे अब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी इस दूध के मिल का हिस्सेदार थे और आपने मुझसे ज्यादा इससे मुनाफा प्राप्त किया है, तो इसका पूरा नुकसान मैं अकेले क्यों झेलूंगा। ये क्या बोल रहा है? तू मुझसे दुश्मनी मोल लेगा? देख लूंगा तुझे। अभी के लिए तू मुझे अपनी जमीन के कागजात दे दे, बाकी के पैसे तो मैं तुझसे बाद में निकाल लूंगा। सेठ की बात सुनने के बाद दोनों बाप बेटे गुस्से में घर चले जाते हैं।
घर पहुंचकर मोहन अपनी पत्नी से सेठ जी की कही हुई बात को दुखी मन से बताता है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे इस मुसीबत की घड़ी में? भाग्यवान, यह सब हमारे किए हुए कर्मों की सजा है। तुम खुद ही सोचो, हमने अपनी भतीजियों को कितना दुख दर्द दिया है, उसी कर्मों का पाप हमें लगा है। यह सब बात करते करते तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं और दुखी मन से रीता बोल पड़ती है। ए जी, मेरे मन में बात उमड़ रहा है, क्यों ना हम प्रिया और रिया से जाकर मदद मांगे और हम लोग उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांग लेंगे। यह तुम क्या बोल रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हम लोगों ने कितना दुख दिया है उन्हें, और हम किस मुंह से माफी मांगेंगे? वे दोनों तो खुद ही कितनी मुश्किल से जी खा रहे हैं, हमारी क्या मदद कर सकते हैं वे दोनों? वे दोनों बहुत अच्छी हैं, वे दोनों हमें जरूर माफ कर देंगे। ये सब बात करके वे लोग प्रिया के घर पहुंच जाते हैं। चाचा जी, आप लोग अब हमसे क्या लेने आए हैं? प्रिया बेटी, हमारे दूध के मिल में आग लग गई, हम सब अब कहीं का नहीं रहे। हाँ, मुझे ये बात पता चला आप लोगों के बारे में, और मैं इस बात से दुखी हूँ। लेकिन आप हमारे घर पर क्यों आए हैं? क्या आपको शक है कि यह आग हमने लगाई? नहीं प्रिया, तू हमें गलत समझ रही है। हम तो तुम दोनों से माफी और मदद मांगने आए हैं। कैसी मदद चाचा जी? हमसे क्या मदद चाहिए आप लोगों को? हम तो खुद ही बहुत मुश्किल से जी रहे हैं, और आप लोग किस हक से मदद मांग रहे हैं? हम कौन हैं आपके? रीता गिड़गिड़ाते हुए प्रिया और रिया को सारी बात बताती है, और यह सब बात होते समय मोहन और अर्जुन शर्म से अपना सर नीचे कर लिए थे। रिया रीता की बात सुन के बोली, हम दोनों आप सबकी मदद जरूर करेंगे चाचा चाची, आप लोगों से जो हुआ सो हुआ। आखिर आप दोनों हमारे चाचा चाची हैं, हम आपके साथ हैं। क्या बोल रही है रिया? तू पागल तो नहीं हो गई है? तू भूल गई इन लोगों ने हमें कितना दुख दिया है, और हमारे बुरे समय में ये लोग कहाँ थे? हम क्यों मदद करेंगे इनकी? ऐसे मत बोलिए दीदी, अगर आज माँ बाबूजी होते तो वह भी इस मुसीबत में इनकी मदद करते। और माँ बाबूजी भी कहा करते थे कि माफी बहुत बड़ी चीज होती है, और माफ करने वाला ही एक अच्छा इंसान होता है। फिर भी रिया, मैं इन लोगों की करतूत कभी नहीं भूलूंगी। मैं इन सब की मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दीदी, आपको मेरी कसम है, आप इन लोगों की मदद कर दीजिए और आप इन लोगों को हमारी जमीन पर खेती करने दीजिए, तो हम लोगों की भी बहुत मदद हो जाएगी और हम आगे से इनके साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। मान जाइए ना दीदी, मुझे माँ बाबूजी की कमी बहुत खलती है। चाचा चाची के साथ होने से हमें अच्छा लगेगा। प्रिया रिया के भोले चेहरे को देखकर उसके लिए मान जाती है, और मोहन, रीता और अर्जुन भी हाथ जोड़कर उन दोनों से माफी मांगते हैं और उनसे वादा करते हैं कि इसके बाद वे लोग उनका बुरा नहीं सोचेंगे। कृष्णपुर नाम का एक छोटा सा और बेहद सुंदर सा गांव हुआ करता था, लेकिन गर्मियों के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी। गर्मियों में सूरज की किरणें मानो आग बरसाती थी, और दोपहर के समय में जमीन तपने लगती थी और नंगे पैर चलना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी गांव में मोहन और उसकी पत्नी शकुंतला रहते थे। उनका घर कच्ची मिट्टी का होने के कारण घर की दीवारें गर्मी में बहुत ज्यादा तपने लगती थी। मोहन सुबह होते ही अपने खेत में चला जाता था, क्योंकि दोपहर में वहां काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। पसीने से भीगा हुआ होकर भी वह खेत में अपनी फसलों को पानी देने की कोशिश करता, लेकिन सूरज की तेज तपतपाती धूप पानी को तुरंत ही सुखा देती थी। और कमला घर पर चूल्हे पे खाना बनाती, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि मानो बिना आग जलाए रोटियां अपने आप सेका जाती थी। दोपहर के समय में गांव के सभी लोग पीपल के पेड़ के नीचे छांव में जाकर बैठ जाते थे, और जो अमीर लोग थे वे लोग अपने घर में एसी के नीचे बैठकर मजे लेते। शकुंतला, इस भीषण गर्मी में खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। पानी डालते ही मिट्टी पानी को तुरंत सुखा दे रही है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कुएं का पानी भी धीरे धीरे सूखता जा रहा है। अगर सेठ जी ने अपने कुएं में से पानी देने से मना कर दिया तो हमारे फसल का क्या होगा? यही तो चिंता की बात है शकुंतला। हम इतना मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फायदा सेठ जी उठाते हैं। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं खुद मंडी में जाकर सब्जी बेचूंगा। पर इतनी तपतपाती गर्मी में बाजार जाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। वहाँ पर भी सब्जियों को बेचने के लिए घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। मुश्किल तो होगा शकुंतला, लेकिन अब हम अपनी मेहनत का पूरा हक लेकर रहेंगे। तपती धूप में मोहन का मेहनत जारी था, लेकिन इस बार उसने अपने मन में ठान लिया था
कि अब अपनी मेहनत का सही मोल वहीं वह खुद तय करेगा। मनोविश्वास से भरपूर वह अपने खेतों की ओर चल देता है। कुछ ही समय में वहाँ सेठ जी भी आ जाते हैं। अरे वाह मोहन, इस बार तो तेरी सब्जी कमाल की हुई है। तेरा खेत सब्जियों से लहलहा रहा है। इतना बढ़िया फसल बहुत कम देखने के लिए मिलती है। हाँ सेठ जी, इस बार खेतों को पानी देने में बहुत मेहनत लगा है और मैंने पूरा मन लगाकर